बीते कुछ दिनों से राजस्थान में हम लोग घूम रहे हैं, राजस्थान के लोगों से मिले हैं, राजस्थान के लोगों के मन की बात लेने की कोशिश की है, उनके मन में क्या चल रहा है, तरह तरह के ओपिनियन हमको मिले हैं। अब हम आ गए हैं जोधपुर शहर में, ऐसे कुछ लोगों के बीच में जो जोधपुर शहर की पहचान है, जोधपुर शहर की शान जिनको आप कह सकते हैं, इस तरह के लोगों के बीच में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिरकार इनको कैसी सरकार चाहिए या चेहरा चाहिए, क्योंकि आजकल देश में चेहरे पर वोट मतदान होने लगा है। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेता या नीति? किसके आधार पर जनता को वोट करना चाहिए? बारी बारी से सबसे बात करते हैं, एक एक करके पूछते हैं। आप लोग भी हाथ उठा सकते हैं अगर किसी को किसी की बात का जवाब देना है। तो कोई ऑर्डर नहीं है कि मैं इसी ऑर्डर में चलूंगा या इसी ऑर्डर में चलूंगा, इट्स अ फ्री फ्लो डिस्कशन। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा भीम साहब, पहले आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, नेता या नीति, और जनता कैसे वोट करती है? नेता नहीं चाहिए साहब, नीति चाहिए हमको। और आम आदमी को फैसिलिटी चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, अच्छे इंसान चाहिए जो विधानसभा में जाके बोल सके, न कि हमें जात चाहिए, न कि हमें भाव चाहिए, किस चीज़ का क्या भाव है, क्या सस्ती वाड़ा है, क्या महंगी वाड़ा है, ये मुद्दा नहीं रखता है साहब। और देश में जब के मोदी जी का राज आया साहब, जैसे 9 साल थे निरंतर भारत और भारत से बाहर भारत का बहुत नाम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है साहब। पर अभी जिस तरह से ये टिकट दे रहे हैं साहब, चाहे वो थोड़े बहुत बीजेपी है, थोड़ी कांग्रेस है, वो बहुत अनसिस्टमेटिकली टिकट्स दे रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा। इनफैक्ट मुझे आपसे शुरू करना चाहिए था। समाज में कहा गया कि महिला को सबसे आगे रखिए, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, क्या आपको लगता है कि जो बात वहाँ 3 बैठे महानुभावों ने बोली, राजनीति पे कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा हो गए हैं और इस वजह से पूरे ओवरऑल सिस्टम जो है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है? जो आप ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा हो गए हैं, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। इसलिए प्रतीत हो रहा है कि हम जो जनगणना कर रहे हैं वो जाति आधारित करने लग गए हैं, जबकि हमारी जो संस्कृति है वो विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता की है। दूसरा, जो 4 प्रकार की प्रमुख सत्ताएं हैं, जिसमें कि धर्म सत्ता है, अर्थ सत्ता है, समाज सत्ता और राज सत्ता, तो मैं अभी ये देख रही हूँ कि अर्थ सत्ता और राज सत्ता का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि उसमें राज सत्ता और समाज सत्ता ये दोनों गौण हो गई हैं। परंतु हम ये चाहते हैं कि ये जो 4 प्रकार की सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता वो है जिससे कि हम सभी का एक अस्तित्व सुरक्षित रहता है, वो आस्था कह लीजिए, श्रद्धा कह लीजिए, कृतज्ञता कह लीजिए। और समाज सत्ता वो है कि समाज के सभी वर्गों में एक सामंजस्य बना रहे। हम ऐसा ना करें। आप है ना, आप प्रोफेसर हैं तो आप प्रोफेसर जैसी बातें कर रही हैं। मैं ज़मीन पे आपको लेके आता हूँ। मैं 4 दिनों से घूम रहा हूँ। मैं लूनी गया, मैं बिहाड़ा गया, मैंने जोधपुर देखा, मैंने सरदारपुरा देखा, मैंने सूरसागर देखा। मुझे कहते हुए इस कैमरे के सामने कतई का संकोच नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के आधार पर टिकट बटे हैं हर तरफ से, कि अगर इसने ठाकुर खड़ा कर दिया तो वहाँ पे इतना वोट है तो मैं को ठाकुर तीसरा डमी खड़ा कर देता हूँ, उसका वोट काट देगा, मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। पूरा का पूरा चुनाव जो हो रहा है, ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक राजनीति कवर करते करते 30-35 साल हो गए, 30 साल के आसपास हो गए। कितने चुनाव मैंने कवर कर लिए। राजस्थान की बात नहीं है, आप गुजरात चले जाओ, आप बिहार चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, हर चुनाव में ऐसा ही होता है, जाति पर चुनाव हो जाता है कि यहाँ पे ये जाति डोमिनेंट है, अगर इसने इसको दिया है तो वो उसको मैं दे देता हूँ। कोई बात सोचता ही नहीं है कि हमको क्या नीतियाँ चाहिए, क्या पॉलिसीज़ चाहिए। अब मैं नीति पे आता हूँ। अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, इतना चीज़ फ्री, इतना मोबाइल फ्री, इतनी एजुकेशन की चीज़ें। आज़ादी के 75 साल के बाद भी जिस देश में ना आप साफ़ सुथरे सड़कें दे पाए, ना आप साफ़ सुथरे अस्पताल दे पाए, ना साफ़ सुथरा स्कूल दे पाए, बेसिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं ये सब होगा, तो किसकी नाकामी है ये नाकामी अगर कहें तो ये सरकार की नाकामी है कि वो अफसरों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। जो भी अफसर जो नीतियाँ बना रहे हैं वो केवल एसी रूम में बैठ के बना रहे हैं, और जनता के बीच में जाकर अगर वास्तविकता देखते अगर वो अपनी नीतियाँ बनाएंगे या नियम बनाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा। अभी घोषणा की प्रधानमंत्री ने कि जो मुफ्त अनाज देने की स्कीम है वो 5 साल और बढ़ा दी कि हम उसको और देते रहेंगे, जो कोविड में शुरू हुआ था मदद करने का सिलसिला। ऐसे ही राजस्थान में सरकार जो है वो लोगों को थैले पहुंचा रही है अन्न का, जिसके अंदर घी भी है, दाल भी है और तमाम चीज़ें हैं। एक वो तरीका है मदद करने का, आप सामाजिक उत्थान की बात करते हैं।
दूसरी तरफ वो तरीका है, जैसे मुझे किसी कल बुजुर्ग ने सूरसागर में कहा कि साहब हमको एक नौकरी दिला दो बस, हमको मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, हम आपके भिखारी नहीं हैं हम। क्या ठीक तरीका होना चाहिए सरकारों के लिए? गवर्नमेंट का जो ये फ्री का जो तरीका है ये तो सरासर गलत है। अगर आप निचले वर्ग को अगर देख के अगर कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना में तो ये कहीं सही है ही नहीं। एक्चुअल में जो गरीब है वहाँ तक तो कोई आइटम पहुँच ही नहीं रहा है, और जो पहुँच रहा है एक ही आदमी को 10-10 योजना मिल रही है फ्री की। आप चिरंजीव की ले लो, आप फ्री राशन की ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप आपका एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल का पूरा फ्री है। तो फिर जब फ्री कर दोगे तो आदमी निकम्मा हो जाएगा। वैसे ही उसको रोजगार दो, उसको आप नई कोई फैक्ट्रीज है इस टाइप का कोई इंडस्ट्रीज उसको डेवलप करो। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप फ्री दे दो और आदमी को निकम्मा कर लो। ये मुझे समझ में कम है। इंटरेस्टिंग बात है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। कास्ट सेंसस ज़रूरी है कि नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कड़वी सच्चाई है, आज भी कास्ट के बगैर देश नहीं चलता है। बहुत से लोग, बहुत से अपने आसपास ऐसे लोग रखना चाहते हैं जो उनकी कास्ट के हैं। नेता से लेके आम ब्यूरोक्रेट से लेके आम हिंदुस्तानी तक की बात कर रहा हूँ मैं, अपने घरों की बात कर रहा हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि कास्ट सेंसस करके उसकी डेटा रिलीज़ करके हम इसकी मदद करेंगे या ये गलत दिशा में देश जा रहा है? कास्ट सेंसस के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो है कास्ट सेंसस से जो है ऐसी कास्ट हैं जो कि स्ट्रीम लाइन से हट गई हैं। आप रिजर्वेशन में भी देखो तो एक जो ब्लॉक को रिजर्वेशन मिला है उसमें भी कई ऐसी कास्ट हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होते हुए भी क्योंकि एजुकेशन सोशली बैकवर्ड है उनको अधिकार नहीं मिल पाया, तो इससे उन कास्टों को भी फायदा मिल सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, कास्ट सेंसस को अगर हम सिर्फ रिजर्वेशन से या इससे जोड़ेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि रिजर्वेशन की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मगर कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा फायदा है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमको। तो इसके दोनों पक्ष हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैसे इसको यूटिलाइज करती हैं ये उस पर डिपेंड। उनका इंटेंशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना समाज के लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना से नुकसान ही है सर। अच्छा, कैसे? हमारे यहाँ भी जो एरिया है सूरसागर का वो भी सिर्फ एक फिक्स कर रखा है पार्टी ने कि माइनॉरिटी को ही ये दिया जाए, या फिर तो दूसरे जो लोग हैं वो पिछड़ रहे हैं। मतलब समाज को अगर आगे ले जाना है तो हमको देखना है कि कैंडिडेट हमारा कैसा है, वो तो भूल जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ 12वीं पास जो है वो कैंडिडेट के पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है। चाहे उसने समाज के बीच में या लोगों के बीच में रहकर कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी सभी उसी के साथ में हो लिया। आपका अनुभव क्या कहता है? इसको आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। मैं एक गांव में था कल परसों, तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा, वोटर ने, कि हम जब वोट देते हैं, वो ठेठ राजस्थानी में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम जब वोट देते हैं ना तो हम मंदिर का भी ध्यान रखते हैं, मंदिर बन रहा है। हम जब वोट देते हैं ना तो हम ध्यान रखते हैं कि मोदी ने हमारा नाम कर दिया विदेश में। तो क्या राजस्थान के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में ये जो मुद्दे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या जनता को ये सोचकर वोट देना चाहिए? ये सोचकर जनता को वोट देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की बात जब मोदी जी करते हैं तो पूरा देश ही राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, तो ये बात जरूरी है। और बाकी आपने जो जनगणना की बात की है, जनगणना में मेन मुद्दा ये सरकार और जो पार्टियां हैं, पार्टियां जब बनती है तो ये जातिवादी सबसे पहले करती है, जातीय हिसाब से टिकट देती है। तो फिर सरकार बनने के बाद वही पार्टी सरकार बनने के बाद जनगणना क्यों नहीं करवाती है? भाई टिकट तो जाति के अनुसार ही देते हैं सब जगह। राजस्थान में भी 200 सीटें हैं, 200 में लगभग सभी सीटें जाति के आधार पर दिया है, तो फिर जनगणना क्यों नहीं? जनगणना होनी चाहिए। यस, जनगणना का डेटा रिलीज भी होना चाहिए ना। तो जब पार्टी थे ही, राहुल गांधी भी यही कह रहा है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष की जो मांग है यही है, उनका पूरा कैंपेन इसी बना दिया 2024 का कि जाति जनगणना करानी चाहिए। लेकिन जब पार्टी खुद जाति के हिसाब से टिकट देती है तो फिर जनगणना में क्या ऐतराज है करवाने में? कांग्रेस पार्टी ने कराई और डेटा रिलीज नहीं किया अपने शासन में, ये यूपीए चल रहा था। आपको लगता है ये बहस का मुद्दा है जाति जनगणना और ये होनी चाहिए? जाति अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जातिवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में। ठीक है, जहाँ तक कि अपने ये जाति के आधार पर पहले हम मान सकते हैं कि जाति के आधार पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं कुछ जातियों के साथ, उनको सहयोग सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन केवल जाति का ही आधार मान के हम प्रदेश और राष्ट्र का हित नहीं कर सकते। आपका टेक है कुछ जाति जनगणना पर बोलना चाहेंगे? एग्रीकल्चर से अलग पे आ गया हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जातिगत जो जनगणना की जो बात की जा रही है, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। देखिए, एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग सभी भाई बहन हैं, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। दूसरी तरफ हम लोग यहीं आकर के
उन पौराणिक स्थिति में वापस जा रहे हैं कि जाति जाति तो कड़वी सच्चाई है। निश्चित तौर पे जाति को सिस्टम को तोड़ने की कोशिश, कब तक बाहर नहीं आएंगे, कब तक हम इसी को ढोते रहेंगे। मेरी एक बात बताइए कि आज की जो बड़ी सिटियों की बात करूं मैं, आप दिल्ली की बात करें या मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, राजस्थान की भी कुछ बड़ी सिटियां जो है, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, ऐसी सिटियां जहां पे इंटरकास्ट शादियां हो रही है, उसको किस का शादी में आप काउंट करेंगे, आप बताइए ना। मैंने मान लीजिए जैसे उसको खत्म करने का तरीका वही है, यही जातिगत व्यवस्था को खत्म करने का तरीका ही वही है कि आपस में शादियां हो। और जब आप ये जातिगत गणनाओं के आधार पे चलेंगे तो ये जो स्थितियां बन रही है, जो वाइड थॉट प्रोसेस आ रही है जो न्यू जनरेशन के अंदर, उसके ऊपर एक तरफ से बंधन होगा, रोक लगेगी। और आपका भी पॉइंट, आपका क्या टेक है जातिगत जनगणना को लेकर? तो आपसे ये निवेदन है, जातिगत गणना होनी ही नहीं चाहिए, भारतीय जनगणना होनी चाहिए। अगर वो इंडियन है तो जात से क्या लेना देना है, जाति क्यों लाते आप? एजुकेशनल गणना क्यों नहीं कराते हैं? एजुकेशन के लिए क्या करना वो क्यों नहीं करते आप लोग? तब तो फिर पहले ये करना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने ग्रेजुएट बनाया वही चुनाव लड़ेगा। उसकी वजह ऐसा कर दे क्या? ऐसे कर दे क्या? आज हम वैसे ऐसा, हमारे यहाँ का बच्चा 90% में भी सर्विस नहीं पाता है, और नॉन एजुकेशनल नॉन जाति का बच्चा है वो 40% में नौकरी पाता है। तो अब वो बच्चा डॉक्टर बन गया 40% का, तो वो क्या इलाज करेगा इस देश का? और जो पिछड़ा व्यक्ति वो आगे कैसे आएगा? उसकी मदद की, सामाजिक उत्थान कैसे? दूसरे आदमी को मार देगा पिछड़ा व्यक्ति। मार कहाँ रहा है? मार रहा जो 80% जो उसको आपने डायरेक्ट मार दिया ना। कैसे मारा? कैसे नहीं मारा? जो पढ़ा लिखा आदमी उसको तो आपने नौकरी नहीं दी है, जो उससे कम नंबर ला रहा है उसको आप नौकरी देते हो सिर्फ इसलिए कि तू बढ़ जावे या घट जावे। उस घर का क्या हाल होगा जिसके बच्चे ने 90% मार्क लाए, आपने उसको जिंदा मारा है। इस विषय पे मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जब आरक्षण की बात आ रही है और जातिगत बातों को मद्दे नजर रखते हुए एक बात बताइए मुझे, जैसे राजस्थान में जो चल रहा है एसटी का रिजर्वेशन जो है, मैं उस पर्टिकुलर बात पे भी आऊंगा कि देखिए कि सपोज दैट मीणा समुदाय की बात करें, ठीक है, एसटी का जो रिजर्वेशन हुआ मीणा समुदाय उसके अंदर आता है, हम एक ही गाँव के आपको 40 IAS IPS बता देंगे, ठीक है, और उनके बच्चे भी वो का वो फायदा उठा रहे हैं। तो ये जाति के आधार पर हुआ, बजाय के जो हमेशा एक मुद्दा उठता आया है, हमेशा एक बार मिले फायदा, एक ही बार मिले, या फिर उसको आर्थिक आधार जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या महेश्वरी में गरीब नहीं है? क्या जाट में गरीब नहीं है? क्या मीणा में गरीब नहीं है? क्या राजपूत में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? मुझे ये बताइए ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो जातिगत आधार पर जो आरक्षण देना ही सबसे बड़ी दुर्घटना है हमारे राष्ट्र। वापस प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे परिचय नहीं हो पाया। मेरा नाम डॉक्टर नगेश शर्मा है। बैठिए। डॉक्टर साहब, राजनीतिक तौर पे चर्चा होते होते जाति जनगणना पे आ चुकी है कि आपका क्या टेक है? जाति के जनगणना को लेकर पूरा कैंपेन छेड़ा हुआ विपक्ष ने कि होनी चाहिए, डेटा रिलीज करना चाहिए। इनफैक्ट बिहार में तो हो भी गया, जो कुछ हमने देखा बीते 24 घंटों में। आपका क्या लगता है, जातिगत जनगणना ज़रूरी है, नहीं है, क्यों? नहीं, पहला सवाल ये उठता है, क्या देश के राजनेता इस बात के लिए एग्री है कि आने वाले चुनाव में या कभी भी जातिगत टिकट नहीं बांटेंगे, जातिगत समुदाय के ऊपर बैठ करके अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे? जब सवाल आता है देश की सरकार बनाने का, टिकट देने का, वोट देने का, उस समय ये जातियों का आधार लेकर के सब काम करते हैं। जब आपने जाति को बेसिक रूल बढ़ा दिया, लोकसभा के अंदर 72 घंटे लगातार इस बात पर स्पीच चली कि जातिवाद हटाना चाहिए या नहीं, आखिर में यही नतीजा निकला था कि भारत की राजनीति का आधार केवल जाति है। तो अब यदि जाति का आधार ही बना दिया गया है, तो जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, तो इसको आरक्षण का मुद्दा भी जाति के आधार पर बना दो, इकोनॉमिकली कर दो इसको। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है वो किसी भी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, हम सब के लिए मंजूर करते हैं। इसलिए जाति, मेरे से जहाँ तक सवाल है, भारत की राजनीति से जाति शब्द दूर नहीं हो सकता, ये तो रहेगा। भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है। वापस आपके पास आ रहा हूँ, ये आग आप ही ने लगाई है, क्योंकि आपका क्या टेक है जो वो कह रहे हैं कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं बाकी सब जातियों में, क्या उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए? देखिए, इसके अंदर जब भी अपने आरक्षण की बात आती है, मंडल कमीशन की बात आती है, आरक्षण जो होता है हरदम सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस के आधार पे रहता है, वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं दिया जाता, और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक अफर्मेटिव एक्शन है। जो सदियों से लोग जिनको वंचित रखा गया था, अब उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन एक टूल है। अब जैसे मीणा परिवार है, एक ही परिवार, एक ही गांव के 40 आदमी आई है, हाँ, उनके बच्चे IAS हुए जा रहे हैं। अब ये है, तो इसमें ये जरूरी है कि भाई और जो मीणा समुदाय के लोग हैं, जो उदयपुर के हैं, यहाँ के भी हैं, जो बिल्कुल पिछड़े, तो उनको आगे लाना चाहिए। ये देखिए, मीणा समुदाय की बात है कि उनको आगे लाना चाहिए, मगर जो रिजर्वेशन देके गया, भारतीय संविधान में लिखा है, इट इज एन अफर्मेटिव एक्शन। USA में भी अफर्मेटिव एक्शन किया गया, वहाँ ब्लैक से उनको भी दिया गया अधिकार। हर देश में जो लोग जनरेशन से पिछड़े हैं, तो इंटर जनरेशन
जनरेशन इक्विटी भी हमें लानी पड़ेगी उन लोगों को आगे लाने के लिए, क्योंकि जनरेशन को पढ़ाई नहीं करनी। शुरुआत कहाँ से होगी प्रोफेसर साहब? ये शुरुआत नहीं, ये तो शुरुआत तो अपने रिजर्वेशन की है ही है, मगर इसके अंदर आप रिजर्वेशन जो एक डॉक्टर साहब ने आइडिया दिया कि राजनीतिक पार्टियां पहले तय करें कि हम जातीय आधार पर टिकट नहीं बांटेंगे, क्या ये संभव है? ये संभव इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर वन मैन वन वोट प्रिंसिपल है और आपके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि 50% ज़्यादा लाएगा वो जीत जाएगा। तो उसके अंदर जातिगत अपने वोटिंग होती है, क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर है। इसमें अंतर कब आएगा? हम अभी जातिवाद है, ये कब बदलेगा? जो हमारा देश बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा। अब आप दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, वहाँ जाति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट है, क्योंकि सामाजिक स्तर वहाँ का बदल चुका है। और हमारे यहाँ भी जो सामाजिक स्तर ऐसा आ जाएगा तो वो मार्क्स वाली बात इक्वल हो जाएगी, जिनके पास है जिनके पास नहीं है। सोसाइटी मार्क्स की तरफ चली जाएगी, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, हैव एंड हैव नॉट्स। और तब ये स्ट्रगल होगा, जाति से हट करके इकोनॉमिक आधार पर स्ट्रगल होगा। अभी क्योंकि जाति मुख्य है, तो ये जैसे जैसे हम आगे आपका टेक, जाति की कितनी जरूरी है जाति हिंदुस्तान के लिए? कड़वी सच्चाई? कड़वी सच्चाई तो ये है कि टिकट बांटने से लेकर और आगे वाले सारे फैसले जाति के आधार पर किए जा रहे हैं, परंतु वस्तु स्थिति ये है, जैसे मेरे अन्य साथी कह रहे हैं, कि जो प्रत्येक जाति में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जिनको कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऐसे जिन जातियों को आरक्षण मिला है उनमें भी वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जिन्होंने एक बार लाभ ले लिया है और उसके बाद उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, हमको उस तरह से उनको बाइफरकेट करना चाहिए। दूसरा कि आर्थिक दृष्टि से जितने भी पिछड़े लोग हैं उन सब के लिए भी एक इस प्रकार का, उनको भी तो समाज की मुख्य धारा में लाने का हमारा दायित्व बनता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्या आपके राज्य में, आप तो चेहरे से राजस्थानी दिखते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप राजस्थान से, अगर आप ऐसे ही घूम जाएंगे कहीं भी तो आदमी कह देगा चेहरा देख के राजस्थान से आए हैं। क्या आपके इलाके में, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सूबे की, पूरे राज्य की, फैक्ट्रीज लगी हैं? क्या लोगों को फैक्ट्रियों के जरिए रोजगार मिला है? आपका अनुभव क्या कहता है? ईमानदारी से बताइए। अभी मशीनरी का युग ज़्यादा है, तो उससे उल्टी बेरोजगारी बढ़ी है, घटी नहीं है। मैन पावर कम यूज़ होती है, मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है। पहले जिस काम को करने के लिए 10, 20, 50 मजदूर चाहिए होते थे, वो 2 आदमी काम करते हैं। तो इंडस्ट्री ज़रूर बढ़ी है, मगर उससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, क्योंकि मशीनरी का युग आया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट समय की कमी है और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। एक तरह का मंथन करने की कोशिश की, जोधपुर के इन गणमान्य लोगों के बीच में बैठकर ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ गया है। राजनीति कर रहा है मतलब कोई गलत काम ही कर रहा है, पर राजनीति तभी साफ़ सुथरी हो सकती है जब इस तरह की विचार के लोग, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो जिनकी वजह से समाज जिंदा है आज की तारीख में, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस भी एक्चुअल पॉलिटिक्स में, एक्चुअल राजनीति में मिलेगी। और इन सब लोग भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें ताकि देश की राजनीतिक व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त कर सकें। तो आज कैमरामैन जेवियर और मेरे सहयोगी अरुण हर्ष के साथ मैं सुमित अवस्थी, NDTV के लिए।